ओके जी, तो आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट कम्प्लेक्स टॉपिक जिसे क्लोटिंग कैस्केड बोलते हैं उसको स्टडी करेंगे। क्लोटिंग कैस्केड क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और हम इसको कैसे आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इस वीडियो में तमाम की तमाम बातों को क्लियर किया जाएगा। क्लोटिंग कैस्केड असल में कोई अलग से टॉपिक नहीं है, बल्कि ये सब टॉपिक है एक मेन टॉपिक का, जिसका नाम है हमारे पास हीमोस्टेसिस। तो हीमोस्टेसिस क्या होती है, ये क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले हम लोग हीमोस्टेसिस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। हीमो मतलब कि ब्लड और स्टेसिस मतलब कि स्टॉप। तो हीमोस्टेसिस का मतलब क्या हुआ, यानी कि ब्लड को स्टॉप करना। हमारे पास ब्लड हमारी बॉडी के अंदर मूव कर रहा हो, आर्टरीज़ के अंदर, वेन्स के अंदर, कैपिलरी बेड के अंदर, जो कि पूरी बॉडी के अंदर मूव करता है। लेकिन कभी कभार इस आर्टरी के अंदर, इस वेन के अंदर, इस कैपिलरी के अंदर हमारे पास ज़ख़म आ जाता है, हमारे पास ट्रॉमा हो जाता है, इंजरी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लीडिंग होती है। तो ब्लड का निकलना फ्रॉम आर्टरी, फ्रॉम वेन, फ्रॉम कैपिलरी इज़ कॉल्ड एज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कैन बी इंटरनल, एक्सटर्नल, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। इन तमाम की तमाम के अंदर हमारे पास क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। तो ब्लड लॉस हमारे पास किसी भी सूरत में हो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, बिकॉज ब्लड इज़ लाइफ। एज वी ब्लीड वी लॉस लाइफ। हम लोग अगर ब्लड को लॉस करते हैं तो हम अपनी लाइफ को लॉस कर रहे होते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें एक गिफ्ट अता किया, द गिफ्ट ऑफ हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस हमारे पास बेसिकली इसके 3 मैकेनिज़्म होते हैं जिसके ज़रिए हीमोस्टेसिस कराई जाती है, ब्लड को रोका जाता है ताकि वो ज़ाया ना हो। सबसे पहला मैकेनिज़्म है वैज़ो कंस्ट्रिक्शन। जिस आर्टरी, जिस वेन के अंदर हमारे पास ब्लीडिंग होती है, ट्रॉमा होता है, जिसमें से ब्लड निकल रहा होता है, वो सिकुड़ जाती है ताकि कम से कम ब्लड लॉस हो। उसके अलावा हमारे पास प्लेटलेट्स काम करते हैं। प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, प्लेटलेट्स कैसे काम करते हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो प्लेटलेट्स के ज़रिए भी हमारे पास ब्लीडिंग को स्टॉप किया जाता है। इसके बाद हमारे पास है जी क्लॉट फार्मेशन, यानी कि खून का जमना। क्लॉट फार्मेशन हमारा आज का टॉपिक है और क्लॉट फार्मेशन के अंदर प्लेटलेट्स भी रोल प्ले करते हैं। एक प्लेटलेट्स का इंडिपेंडेंट रोल है और एक इनका क्लॉट फार्मेशन के अंदर भी कहीं ना कहीं रोल होता है, बहुत माइनर सा। उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे आज। हमारी बॉडी के अंदर 50 से ज़ायद सब्सटेंसेस मौजूद हैं, मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं इस तरह के, जो कि या तो क्लॉटिंग को इनिशिएट करते हैं, उसको करवाते हैं, या क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं, उसको रोकते हैं। तो क्लॉटिंग करवाना, जो भी सब्सटेंस क्लॉटिंग करवाती है, दैट कॉज क्लॉटिंग इज़ कॉल्ड एज प्रो कोएगुलेंट, और जो प्रिवेंट करती है कि क्लॉटिंग ना हो इज़ कॉल्ड एज एंटी कोएगुलेंट। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम होता है, प्रो कोएगुलेंट और एंटी कोएगुलेंट के दरमियान। और नॉर्मली एंटी कोएगुलेंट हमारे पास थोड़े से बड़े होते हैं, इसी वजह से खून हमारे पास जमता नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर इंडिपेंडेंटली आसानी के साथ मूव कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही ब्लीडिंग होती है तो हमारे पास प्रो कोएगुलेंट्स की मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग जो है वो हमारे पास इनिशिएट हो जाती है। अब क्लॉटिंग जो है हमारे पास वो बेसिकली 3 स्टेप के ज़रिए होती है। उनमें से पहला स्टेप है हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्मेशन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन कन्वर्जन, तीसरा है हमारे पास फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन कन्वर्जन। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्मेशन क्या चीज़ है, प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन कन्वर्जन क्या चीज़ है, और फिब्रिनोजन टू फाइब्रिन कन्वर्जन क्या चीज़ है, इन तमाम के तमाम टॉपिक्स को हम वन बाय वन देखते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ये बात बता दूं कि क्लॉटिंग के दरमियान 3 स्टेप जो हैं हमारे पास तरतीब वाइज होंगे। पहले हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमारे पास स्टेप 2 के अंदर यूज़ होगा, जो कि है प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन कन्वर्जन। इस स्टेप को हेल्प आउट करेगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है उसके अंदर जो हमारे पास स्टेप 2 के अंदर चीज़ बनी है, जो कि थ्रोम्बिन बना है फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन, वो हेल्प करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन, इन द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फाइब्रिन। तो फाइब्रिन जो हमारे पास है ये एंड प्रोडक्ट है क्लॉटिंग का। अब हमारी कन्वीनियंस के लिए हम लोग स्टेप 2 और स्टेप 3 को पहले देखेंगे। स्टेप 1 चूँकि हमारे पास थोड़ा लेंथी है और कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम उसके बाद देखते हैं। तो स्टेप 2 हमारे पास है प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन कन्वर्जन। वट इज़ प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन? एक्चुअली प्रोथ्रोम्बिन हमारे पास अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, जिसका मोलिकुलर वेट 68,700 होता है। ये हमारे प्लाज्मा के अंदर इसकी नॉर्मल कंसनट्रेशन 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। ये मौजूद होता है हमारे प्लाज्मा के अंदर। बेसिकली प्रोथ्रोम्बिन हमारे पास लिवर के अंदर बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। इसकी कंसनट्रेशन को मेंटेन रखा जाता है। जैसे जैसे हमारे पास लिवर के अंदर इसकी प्रोडक्शन होती रहती है, वैसे वैसे इसकी कंसनट्रेशन मेंटेन रहती है। अब अगर हमारे पास विटामिन के मौजूद ना हो या हमारे पास लिवर के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए तो हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन की मिकदार कम हो जाती है प्लाज्मा के अंदर और हमारे पास क्लॉटिंग डिस्टर्ब हो जाती है। लिवर ना सिर्फ हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन बनाता है बल्कि और भी क्लॉटिंग प्रोटीन्स बनाता है, जिनको हम आगे जाके स्टडी करेंगे। अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक अनस्टेबल कंपाउंड है, एक
तो ये स्प्लिट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, एंड जो चीज़ हम लोगों ने स्टेप 1 के अंदर बनाई थी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अनदर कंपाउंड दैट इज़ कॉल्ड एज थ्रोम्बिन, जिसका मोलिकुलर वेट होता है 33,700। अब 33,700 मोलिकुलर वेट इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ 68,700, नोट एग्जैक्टली हाफ बट अप्रोक्सीमेटली, और कुछ अदर सब्सटेंसेस बन जाती हैं जिनका हमने यहाँ पे जिक्र नहीं किया क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रोम्बिन है। अब आते हैं हम लोग स्टेप 3 की तरफ, जो कि है जी फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन कन्वर्जन। तो व्हाट इज़ फाइब्रिनोजेन एंड फाइब्रिन? अगेन फाइब्रिनोजेन और फाइब्रिन भी हमारे पास प्रोटीन्स ही होती हैं। फाइब्रिन का मोलिकुलर वेट 3,40,000 के करीब होता है। 3,40,000 मोलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू थ्रोम्बिन। इसकी जो मिकदार है वो हमारे पास 100 to 700 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मली मौजूद होती है प्लाज्मा के अंदर, और इसको भी लिवर हमारे पास प्रोड्यूस करता है, फॉर्म करता है। इसके बाद हमारे पास इन द एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन, अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन जो था वो हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। जब प्रोथ्रोम्बिन हमारे पास प्लाज्मा के अंदर मौजूद होता है वो क्लोटिंग नहीं करवाता। जैसे ही वो थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट होता है वो आगे हमारे पास क्लोटिंग के अंदर हेल्प आउट करता है। तो हमारे पास हम लोगों ने स्टेप 2 के अंदर थ्रोम्बिन बना लिया था। अब इन द प्रेजेंस ऑफ दैट थ्रोम्बिन, दैट फाइब्रिनोजेन मॉलिक्यूल विल बी ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर फाइब्रिन मोनोमर्स। ये छोटे छोटे मोनोमर्स बन जाते हैं। मोनोमर और पॉलीमर का कंसेप्ट जो है वो हमारे पास पॉलीमराइजेशन के अंदर आता है। जब भी कोई चीज़, छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बहुत बड़ी चीज़ बनाती हैं, इस चीज़ को हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। एक यूनिट जो होगा उसको हम बोलेंगे फाइब्रिन मोनोमर, जो कि फाइब्रिनोजेन से बना है। अब ये मोनोमर्स हमारे पास, इनके अंदर पॉलीमराइजेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, तो ये फाइब्रिन मोनोमर्स हमारे पास फाइब्रिन फाइबर्स बन जाएंगे। अब फाइब्रिन फाइबर पॉलीमराइजेशन के ज़रिए मिलकर बना है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे फाइब्रिन मॉलिक्यूल्स अटैच हुए होते हैं, जिसकी वजह से लंबी चेन बनती है फाइब्रिन फाइबर की। अब फाइब्रिन फाइबर हमारे पास वीक है, नॉन कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ ये जुड़े होते हैं फाइब्रिन के मॉलिक्यूल्स, और इसके अंदर कोई क्रॉस लिंकेजेस नहीं होती, तो इसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हम लोग फाइब्रिन फाइबर को एक सख्त किस्म की, एक स्ट्रॉन्ग किस्म की चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटेड फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये एक चीज़, ये सब्सटेंस हमारे पास मौजूद होती है। ये कहाँ से आती है अभी हम बात करते हैं। तो एक्टिवेटेड फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, यानी कि फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर को एक्टिवेट जब हम कर देते हैं तो वो इस फाइब्रिन फाइबर को फाइब्रिन मैशवर्क के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग विद कोवेलेंट बॉन्ड एंड विद क्रॉस लिंकेजेस एक सब्सटेंस बन जाती है, जो कि हार्ड होती है, जिसको तोड़ना हमारे पास मुश्किल होता है, आसानी से नहीं तोड़ी जा सकती। अब ये एक्टिवेटेड फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो है, ये ऑफ कोर्स एक्टिवेटेड फॉर्म है किसकी? फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर की। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर हमारे पास प्लाज्मा के अंदर मौजूद होता है, और हमारे पास कुछ ना कुछ ये प्लेटलेट्स से भी आता है। तो प्लेटलेट्स हमारे पास फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर को रिलीज करते हैं, जिसको बाद में एक्टिवेट किया जाता है ताकि ये फाइब्रिन फाइबर्स को फाइब्रिन मैशवर्क के अंदर कन्वर्ट कर सके। अब इसकी एक्टिवेशन के लिए हमारे पास वही थ्रोम्बिन यूज़ होगा जो हम लोगों ने स्टेप 2 के अंदर बनाया था। वही थ्रोम्बिन यूज़ होगा जो कि फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा था। इन दोनों स्टेप को हम लोगों ने इस चार्ट के अंदर आपको शो कराया हुआ है कि सबसे पहले हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन जो कि प्लाज्मा के अंदर मौजूद होता है, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और कैल्शियम की मौजूदगी में थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक एक्टिवेटेड फॉर्म। तो थ्रोम्बिन क्या करता है, वो एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फाइब्रिन यानी कि फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिनोजेन मोनोमर्स के अंदर। तो फाइब्रिनोजेन मोनोमर्स फिर से जुड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, तो फाइब्रिन फाइबर्स बना देते हैं। फाइब्रिन फाइबर्स हमारे पास एक डेलिकेट स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, उसको सख्त बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए, ताकि क्लॉट जो है वो हार्ड बने, ब्लड लीक ना हो। हमारे पास फिर से एक सब्सटेंस आती है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जिसको एक्टिवेट करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन, और हम लोग क्रॉस लिंकेज वाला फाइब्रिन फाइबर बना देते हैं, जो कि एक टफ मटेरियल होता है। तो फाइनली अब हम लोग मूव करने लगे हैं स्टेप 1 की तरफ। स्टेप 1 हमारे पास था प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्मेशन। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का आप लोगों ने काम देख लिया है, वो कितना इंपॉर्टेंट है और किस लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। अब हम इसकी फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है हमारे पास कब बनता है, उसके लिए कुछ ट्रिगर्स होते हैं। 3 किस्म के मोस्टली ट्रिगर्स यूज़ होते हैं। एक हमारे पास ट्रॉमा टू द वास्कुलर वॉल एंड एडजेसेंट टिशू, यानी ये एक टिशू है, उसके अंदर हमारे पास कोई ज़ख़म आ जाता है और जो वेसल है वो भी डैमेज हो जाती है। टिशू भी डैमेज हो गया, वेसल भी डैमेज हो गई। इसके अलावा ट्रॉमा टू द ब्लड, डायरेक्टली हमारे पास ब्लड सेल्स के अंदर कोई ना कोई चेंजेस आते हैं, कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन होती है उनकी,
और नंबर थर्ड है हमारे पास कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्लड विद डैमेज एंडोथेलियल सेल्स और विद द कोलेजन एंड अदर टिश्यू एलिमेंट आउटसाइड द ब्लड वेसल। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारे पास एक ब्लड वेसल है, उसकी अंदर वाली वाल को हम एंडोथेलियल बोलते हैं। तो एंडोथेलियल डैमेज हुई, अब उस डैमेज एंडोथेलियल के साथ जब ब्लड का कॉन्टैक्ट होगा तब भी ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन को ट्रिगर किया जा सकता है। जब एंडोथेलियल सेल डैमेज हो जाते हैं तो ब्लड वेसल जो है वो लीक हो जाती है, उससे ब्लड निकल कर टिश्यू के अंदर आता है। टिश्यू के अंदर कोलेजन और टिश्यू के मुख्तलिफ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उनके साथ जब ब्लड का कॉन्टैक्ट होता है या वैसे भी हम लोग ब्लड को बाहर निकाल के किसी सरफेस के ऊपर रखते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर, ग्लास के ऊपर रखते हैं, तो वो जमना स्टार्ट हो जाता है। तो ये उस सिनेरियो के अंदर बात की जा रही है, कॉन्टैक्ट टू एनी सरफेस और कॉन्टैक्ट टू द कोलेजन एंड अदर टिश्यू एलिमेंट आउटसाइड द ब्लड वेसल। तो हमारे पास ये भी एक ट्रिगर होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन का। अब हमारे पास जो हम लोगों ने नंबर 3 पे लिखा है कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लड टू द टिश्यू, इसके अंदर हमारे पास टिश्यू डैमेज नहीं हुआ बल्कि ओनली वास्कुलर वाल डैमेज हुई है, एंडोथेलियल डैमेज हुई है जिसकी वजह से ब्लड निकल के टिश्यू के अंदर आया। जबकि नंबर 1 के अंदर हमारे पास टिश्यू भी डैमेज हुआ और हमारे पास ब्लड वेसल भी डैमेज हुई। इसी वजह से हम लोगों ने इन ट्रिगर्स की वजह से दो मैकेनिज़्म, मुख्तलिफ मैकेनिज़्म अमल में आते हैं। जब टिश्यू डैमेज होता है तो उस टाइम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर मुख्तलिफ तरीके से बनता है क्योंकि टिश्यू भी हेल्प करता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन के अंदर। और जब हमारे पास ओनली ब्लड और ब्लड की वास्कुलर सिस्टम के अंदर डिफेक्ट आता है, उसके अंदर ट्रॉमा आता है, इंजरी आती है, तब एक और प्रोसेस से हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है जिसको हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे ये दोनों ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स के जरिए काम करते हैं। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स को देखते हैं। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ये हमारे पास इनएक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं जिनको हम लोग एक्टिव करके क्लोटिंग में हेल्प लेते हैं। एट द एंड हम लोगों ने क्या करवाना है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन करवानी है। प्लाज्मा के अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम लोग ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स बोलते हैं, जो कि प्लाज्मा के अंदर सिमिलरली जैसे हमारे पास प्लाज्मा के अंदर प्रोथ्रोम्बिन मौजूद था जिसको एक्टिवेट करके हम लोगों ने थ्रोम्बिन बनाया, सिमिलरली फाइब्रिनोजन मौजूद था जिसको एक्टिवेट करके हम लोगों ने फाइब्रिन बनाया था। इसी तरह ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं जो कि इनएक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का क्या मतलब है? यानी कि ये जब एक्ट करते हैं तो प्रोटीन्स, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, एक ब्लड क्लोटिंग फैक्टर दूसरे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को हमारे पास प्रोटियोलाइट करता है, उसको तोड़ता है ताकि वो एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाए। इसी के साथ हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्लोटिंग की तरफ चले जाते हैं। अब ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के हवाले से कुछ बातें हम लोगों ने जहन नशीन करनी है। सबसे पहली बात है, दीज क्लोटिंग फैक्टर आर डेजिग्नेटेड बाय रोमन न्यूमरल्स। क्लोटिंग फैक्टर्स हमारे पास रोमन न्यूमरल्स के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसा कि हम लोग लिखेंगे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 1, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 2, 3, 4, तो इस तरह हम लोग ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स के कुछ स्पेशलाइज नाम भी होते हैं, जैसा कि हमारे पास ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो है 1 का कोई स्पेसिफिक नाम होगा, 2 का कोई स्पेसिफिक नाम होगा। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको एक चार्ट शो करूंगा, उसके अंदर ये तमाम की तमाम डिटेल लिखी होगी, अगर आप लोगों ने पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, लेट्स सपोज ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 7 है, इसको मैंने एक्टिवेट किया तो इसके साथ मैं एक वर्ड लिख लूँगा ए, स्मॉल ए, यानी कि हमारे पास इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 7 जो है वो हमारे पास एक्टिवेट हो गया, उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है 7A। लास्ट पे, वन एक्टिव क्लोटिंग फैक्टर हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ अनदर क्लोटिंग फैक्टर एंड दिस इज़ द बेसिस ऑफ क्लोटिंग कैस्केड। एक क्लोटिंग फैक्टर जब एक्टिवेट होता है तो वो दूसरे क्लोटिंग फैक्टर की एक्टिवेशन के अंदर हेल्प करता है। यही है बेसिक हमारी क्लोटिंग कैस्केड की और यही है हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर एक क्लोटिंग फैक्टर जब हमारे पास एक्टिवेट हुआ तो उसने दूसरे को कर दिया, दूसरे ने तीसरे को कर दिया, तीसरे ने चौथे को कर दिया, और करते कराते एंड पे हमारे पास प्रोडक्ट बन गया स्टेप 1 वाला, जो कि था प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्मेशन। फिर वो हमारे पास स्टेप 2 और स्टेप 3 के अंदर जाके फाइब्रिन बना देता है एट द एंड। ये है जी हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर्स के नाम और उनके हमारे पास सिनोनिम्स, उनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनका एक नाम, दो नाम, ये दोनों की दोनों डिटेल्स हम लोगों ने आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर दी हैं, आप देख सकते हैं, इनको याद भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने पाथवेज की तरफ। दो पाथवे हम लोगों ने देखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिगर्स, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे की हम लोग पहले बात करेंगे, जो कि एक 3 स्टेप प्रोसेस है, 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम लोगों ने इनिशिएट कैसे किया था? इसको इनिशिएट करने के लिए हमारे पास ट्रॉमा टू द वास्कुलर वाल एंड एडजेसेंट टिश्यू हुआ था, तो मैंने कहा था टिश्यू भी इन्वॉल्व होगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन के अंदर। तो टिश्यू भी डैमेज है, ब्लड वेसल भी डैमेज है। जैसे ही टिश्यू डैमेज होता है तो टिश्यू हमारे पास रिलीज़ करता है एक सब्सटेंस जिसका नाम होता है टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू फैक्टर हो गया या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये जैसे ही टिश्यू डैमेज होता है उसमें से निकलता है, इसलिए हम इसको टिश्यू फैक्टर या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। टिश्यू फैक्टर या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे पास क्या होता है? ये दो चीज़ों से मेनली मिलकर बना होता है। एक हमारे पास फॉस्फोलिपिड
जो कि हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्मेशन के अंदर डायरेक्टली रोल प्ले करती है, और दूसरा हमारे पास लिपोप्रोटीन कम्प्लेक्स बनती है। लिपोप्रोटीन कम्प्लेक्स क्या होती है? लिपोप्रोटीन कम्प्लेक्स असल में प्रोटियोलैक्टिक एक्टिविटी रखती है, जो कि हम लोगों ने पहले बात की है। प्रोटियोलैक्टिक एक्टिविटी इसकी क्या होगी? ये हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 7 को ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की एक्टिवेटेड फॉर्म 7A के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसी के साथ ये हमारे पास फैक्टर 10 को 10A के अंदर कन्वर्ट करने में भी हेल्प आउट करता है। इस तरह इस टिश्यू फैक्टर के दो काम हैं। पहला ये कि ये इसका फॉस्फोलिपिड एलिमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और दूसरा प्रोटीन कम्प्लेक्स जो इसकी है वो हमारे पास डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कराने में हेल्प आउट करती है डायरेक्टली 7 को 7A के अंदर, और 10 को हेल्प आउट करती है टू कन्वर्ट इन 10A। तो अब बात करते हैं हम लोग स्टेप 2 ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे की, जिसके अंदर हम लोग फैक्टर 10 को 10A के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फैक्टर 10 को 10A के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर यूज़ होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो दूसरे को एक्टिवेट करवाता है। हम लोगों ने स्टेप 1 के अंदर 7A को एक्टिवेट किया था, तो 7A हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगा। इसके अलावा लिपोप्रोटीन कम्प्लेक्स जो कि टिश्यू फैक्टर से निकली थी वो भी इस स्टेप के अंदर यूज़ होगी, और तीसरी हमारे पास कैल्शियम जो है वो यूज़ होगा, जो कि फैक्टर 10 को 10A के अंदर कन्वर्ट करेगा। अब आते हैं हम लोग प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्मेशन के स्टेप की तरफ, जो कि है स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर क्या होता है? हम लोग प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम लोग देखें तो हमारे पास एक फैक्टर 10A बन गया, और एक हमारे पास फॉस्फोलिपिड है जो कि टिश्यू फैक्टर से आनी है। ये दोनों जब मिल जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। कैल्शियम जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर क्लॉटिंग के ये यूज़ हो रहा है, तो हम लोग क्या बना देते हैं? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमारे पास बन जाता है। स्टेप 3 के अंदर हम लोगों ने क्या किया? दोबारा से 10A ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर और फॉस्फोलिपिड जो कि टिश्यू फैक्टर से निकला था, इन दोनों को मिला दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड फैक्टर 5, तो हमारे पास क्या बन गया? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमारे पास आगे जाके वर्क करता है स्टेप 2 के अंदर, जो कि हम लोगों ने देखा था प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन कन्वर्जन का। वहाँ पे ये जाके हमारे पास कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर, और थ्रोम्बिन आगे से हमारे पास फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर, और इस तरह क्लॉट बन जाता है। अब हम लोगों ने इस तमाम के तमाम एक्सट्रिंसिक पाथवे को एक जगह करके आपको दिखाया हुआ है। सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर ट्रॉमा हुआ टिश्यू के अंदर, और टिश्यू फैक्टर रिलीज़ हुआ। ये टिश्यू फैक्टर हमारे पास फैक्टर 7 को 7A के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, और यही टिश्यू फैक्टर हमारे पास डायरेक्टली फैक्टर 10 को 10A के अंदर कन्वर्ट कर रहा है विद द प्रेजेंस ऑफ 7A फैक्टर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। और यही टिश्यू फैक्टर उसके बाद 10A के साथ मिलकर हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना रहा है। साथ में हमारे पास कैल्शियम और फैक्टर 5 यूज़ हो रहे हैं, जो कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प कर रहे हैं। और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन कन्वर्जन करा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड प्लेटलेट्स फॉस्फोलिपिड, जो कि हम लोगों ने बात किया। अब इस डायग्राम के अंदर टिश्यू फैक्टर का कौन सा हिस्सा हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना रहा है और कौन सा हिस्सा 7 से 7A बना रहा है, वो नहीं दर्ज किया गया। तो हमें पता है कि टिश्यू फैक्टर के दो हिस्से हैं जिनको हम लोगों ने आपको बता दिया है। एक हिस्सा हमारे पास कहाँ पे यूज़ हो रहा है और दूसरा कहाँ पे यूज़ हो रहा है, हम लोगों ने ये बात ऑलरेडी कर ली है। यहाँ पे उसने डायरेक्टली टिश्यू फैक्टर लिखा हुआ है। अब आते हैं हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर, जिसके अंदर हम लोग फिर से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। इसके 5 स्टेप होते हैं, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। स्टेप 1 के अंदर हमारे पास क्या होता है? ब्लड के अंदर ट्रॉमा होता है किसी भी वजह से, टिश्यू इसके अंदर महफूज रहता है, टिश्यू के अंदर कोई इंजरी नहीं आती, तो टिश्यू फैक्टर का कोई रोल नहीं होगा। ब्लड के अंदर या वास्कुलेचर के अंदर हमारे पास डैमेज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? सबसे पहले फैक्टर 12 जो है वो फैक्टर 12A के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फैक्टर 12A हमारे पास ब्लड ट्रॉमा के साथ डायरेक्टली हमारे पास 12A के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फैक्टर 12 हमारे पास प्लाज्मा के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। जैसे ही ब्लड ट्रॉमा होता है तो हमारे पास ब्लड ट्रॉमा दो काम करवाता है। एक हमारे पास फैक्टर 12 को 12A के अंदर कन्वर्ट करा देता है, और दूसरा ये हमारे पास प्लेटलेट्स के ऊपर एक्ट करता है, प्लेटलेट्स को इनिशिएट करता है। प्लेटलेट्स में से प्लेटलेट्स फॉस्फोलिपिड निकालता है। प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड में पार्टिकुलरली प्लेटलेट फैक्टर 3 जो है हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसका रोल हम आगे जाके स्टडी करेंगे। तो ब्लड ट्रॉमा ने हमारे पास दो काम करवाए, एक प्लेटलेट्स में से हमारे पास प्लेटलेट फैक्टर 3 निकाला, और दूसरा फैक्टर 12 को 12A के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास हो गया इंट्रिंसिक पाथवे का स्टेप 1। अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास जो चीज़ बनी थी 12A बना था, जो अब 12A यूज़ होगा इन द कन्वर्जन ऑफ फैक्टर 11 टू 11A। फैक्टर 11 को स्टेप के अंदर फैक्टर 11A के अंदर कन्वर्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ 12A, जो कि हम लोगों ने अभी बनाया है। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ भी यूज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाई मोलिकुलर वेट काइनिनोजेंस और प्री कैलिकेरेंस, जो
जो कि हमारे पास ब्लड ट्रॉमा के ज़रिए ही इनिशिएट होती हैं, वो ऑलरेडी मौजूद होती हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर और एक्टिवेट हो जाती हैं जैसे ही ब्लड इंजरी होती है, ब्लड ट्रॉमा होता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर 12A और हाई मोलिकुलर वेट काइनेनोजन और प्री कैलिकेरेंस हमारे पास क्या करती हैं, फैक्टर 11 को 11A के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। अब ये 11A हमारे पास स्टेप 3 के अंदर यूज़ होगा। तो स्टेप 3 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवेशन करवाते हैं किसकी, फैक्टर 9 की। तो हमारे पास जो पिछले स्टेप के अंदर फैक्टर 11A बना था और उसके साथ हम लोगों ने कैल्शियम की मौजूदगी के अंदर फैक्टर 9 को कन्वर्ट कर दिया फैक्टर 9A के अंदर। अब फैक्टर 9A जो है हमारे पास स्टेप 4 के अंदर यूज़ होगा, जो कि हमारे पास है ये एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10 to 10A। अब फैक्टर 10 को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है 10A के अंदर। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज़ मौजूद है। हमारे पास एक्टिवेटेड फैक्टर 9 मौजूद है जिसको हम लोगों ने 9A बोला। हमारे पास कैल्शियम मौजूद है जो कि हमारे पास ब्लड प्लाज्मा के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है। कैल्शियम देख रहे हैं आप कितनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको साथ साथ ये बता दूं कि कैल्शियम अगर मौजूद ना हो तो हमारे पास क्लोटिंग जो है वो नहीं होती। इसके अलावा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉस्फोलिपिड को यूज़ करते हैं जो कि हम लोगों ने प्लेटलेट से लिया होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग यूज़ करते हैं एक्टिवेटेड फैक्टर 8। अब इसको एक्टिवेट करने में कौन सी चीज़ रोल प्ले करती है, थ्रोम्बिन रोल प्ले करता है। जी हाँ, थ्रोम्बिन। तो जैसे ही हमारे पास थ्रोम्बिन थोड़ा थोड़ा बनता है वो आके फैक्टर 8 को फैक्टर 8A के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है, जो कि एक्सेलरेट कर देता है इस प्रोसेस को ताकि स्पीड अप हो जाए और जल्दी जल्दी मोर एंड मोर हमारे पास फैक्टर 10A बने। फैक्टर 10A बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, जो कि हमारा स्टेप 5 है। तो स्टेप 5 के अंदर क्या होगा, हमारे पास कौन कौन सी चीज़ मौजूद है ये देखते हैं। हमारे पास फैक्टर 10A मौजूद है, फॉस्फोलिपिड जो कि प्लेटलेट से निकल रही है वो मौजूद है, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड फैक्टर 5 प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन जाएगा। अब आप देखें इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्टर 10A और प्लेटलेट से फॉस्फोलिपिड को लिया और हम लोगों ने कैल्शियम और फैक्टर 5 की मौजूदगी में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना दिया। अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा, ये आगे जाके आपको पता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो आखिरी स्टेप जो एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे का है वो सेम है, जिसके अंदर हम लोग प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनाते हैं। मेनली हम लोगों ने दोनों प्रोसेस के अंदर एक्टिवेट करना होता है फैक्टर 10 को 10A के अंदर, और यही हमारे पास बुनियाद है तमाम की तमाम क्लोटिंग की कि हम लोगों ने फैक्टर 10 को कन्वर्ट कर दिया फैक्टर 10A के अंदर, और उसने आगे हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना दिया, और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन कन्वर्जन करा दी। अब इस इंट्रिंसिक पाथवे को हम लोगों ने स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर लिखा है, तो हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास ब्लड ट्रॉमा या कॉन्टैक्ट हुआ हमारे पास ब्लड का कोलेजन के साथ या टिश्यू के साथ, तो हमारे पास इसने क्या किया, दो काम करवाए। एक हमारे पास उसको लिपिड रिलीज़ कराया प्लेटलेट से, और दूसरा हमारे पास इसने फैक्टर 12 को 12A के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और जैसे ही फैक्टर 12A एक्टिवेट होता है तो हमारे पास ये इनिशिएट कर देता है, ये एक्टिवेट कर देता है फैक्टर 11 को 11A के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ हाई मोलिकुलर वेट काइनेनोजेंस और प्री कैलिकेरेंस। इसके बाद हमारे पास फैक्टर 11A कन्वर्ट कर देता है फैक्टर 9 को 9A के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, और हमारे पास फैक्टर 9 जो है वो फैक्टर 10 बनाता है, तो ये एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को इन 10A इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और जो फॉस्फोलिपिड हम लोगों ने प्लेटलेट से लिया था, और इस प्रोसेस को एक्टिवेट या इनिशिएट या एक्सेलरेट करता है फैक्टर 8A जो कि थ्रोम्बिन से बनता है। थ्रोम्बिन इस सारे सिनेरियो का एंड प्रोडक्ट है। तो जैसे ही हमारे पास थोड़ा थोड़ा थ्रोम्बिन बनने लगता है तो फैक्टर 8A इन्वॉल्व हो जाता है और वो साथ आके इस प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर 10A बन सके। और इस तरह हमारे पास फैक्टर 10A हमारे पास क्या करता है, कैल्शियम की मौजूदगी के अंदर और फॉस्फोलिपिड जो कि प्लेटलेट से निकले हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना देता है विद द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5। फैक्टर 5 भी फैक्टर 8 की तरह हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। तो जैसे ही थ्रोम्बिन थोड़ा सा बनता है फैक्टर 5 जो है वो एक्टिवेट हो जाता है 5A के अंदर। उसके बाद 5A के अंदर जब वो कन्वर्ट होता है तो वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन को तेज़ कर देता है, जिसके बाद प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बहुत तेज़ी के साथ बनता है और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन कन्वर्जन करा देता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम प्लेटलेट्स। तो ये हमारे पास था इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे क्लोटिंग कैस्केड का। और इसके बाद थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन के बाद स्टेप 3 होगा जिसके अंदर हम लोग फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और वो तमाम की तमाम स्टोरी हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया। आई होप कि आप लोगों को पूरा लेक्चर समझ आया होगा। इसको बार बार देखें ताकि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।